लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जो डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको कुछ दिन के लिए ब्रेक करेंगे और साइंस सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं जो आपके रेलवे के पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, ये जो वीडियो होने वाला है केवल रेलवे के लिए होने वाला है, या फिर वैसे एग्जाम्स जिनमें साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है उनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को इसमें संकलित किया गया है। ये जो साइंस का सेशन है ये 6 पार्ट में आएगा, रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इससे आपके साइंस के सेशन का, साइंस के पोर्शन का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है और अस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? लैमार्क का, जो फ्रांस के थे, लैमार्क ने किए थे जो फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस ये जर्मनी के थे। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं, मेडिकल के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको हिप्पोक्रेटस की ही शपथ दिलाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ बॉटनी का है, या फिर वनस्पति विज्ञान का पिता का है। ये सारे प्रश्नों का जो जवाब होगा थियोप्रेस्टस होगा। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम है। ठीक है, तो गैसों के विसरण के नियम के जो प्रतिपादक है ग्राहम है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? केपलर ने किया है। ठीक है, तो ग्रहों के गति के नियम जो है वो केपलर के द्वारा दिया गया है। E बराबर mc² का समीकरण दिया था, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, तो E बराबर mc² ये किसने दिया था समीकरण? आइंस्टाइन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? तो ये न्यूटन ने बनाया था। ठीक है, तो आपको पता है ना कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अलावा इन्होंने गति के भी नियम दिए थे जो कि 3 हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। अनुवांशिकी के जनक हैं कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था, तो किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया गया था। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, सारे के सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि अगर आपने पहली बार भी साइंस को पढ़ना शुरू किया है तो भी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वन लाइनर है। ठीक है, इसके बाद जाके अगर आप पढ़ेंगे थ्योरी तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रश्न जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। ठीक है, तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी वाटसन ने कहा था, याद रखेंगे। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किसका होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। याद रखेंगे, सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग है वो जॉनसन के द्वारा किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने दिया था? ठीक है, तो ये
बीडल एवं टैटल ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया था। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है तो लोहा होता है। ठीक है, और लोहा सबसे अधिक किस सब्जी में पाया जाता है? तो ये पालक के सब्जी या फिर हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उनमें पाई जाती है। मुख्यतः पालक में सबसे अधिक पाई जाती है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो ये प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है ये प्रोटीन का है। खून का थक्का नहीं जमता है तो ये किस रोग में होता है? तो हीमोफीलिया रोग में होता है। ये जो रोग होता है ये वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी कि पिता को उसके संतान से और उसके संतान को उससे मिलता है। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिस कारण खून अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, हाथ कट जाए या शरीर के किसी भाग में खरोच आ जाए तो खून जल्दी बंद ही नहीं होता है, उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल लोगों में होता है, कट जाने के बाद आप बांध दीजिए ब्लड रुक जाता है। लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया रोग होता है या जो लोग हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं उनमें खून का थक्का नहीं बनता है, जिनके कारण उनके बॉडी से खून का जो बहाव है वो बंद नहीं होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो कौन? हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड में हिपैरिन नामक प्रोटीन नहीं हो तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक है तो कहाँ होता है? हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, AB होता है, O होता है और B होता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स होता है। रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के होता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन होता है? तो विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वो 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% होता है। ठीक है, रक्त का 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। चलिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होता है? तो ये प्लाज्मा होती है। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है फिर से लोहा। ठीक है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। चलिए, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को या स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो किस टेम्परेचर पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो ब्लड बैंक में रक्त को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है जो तापमान है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब रक्त समूह होते हैं, इसके पहले आपको बताया गया है AB। ठीक है, AB और O। ठीक है, O को सर्वदाता कहते हैं। ये किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को ये ब्लड दिया जा सकता है। O AB को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। ठीक है, ये देगा केवल AB वाले को। ठीक है, लेकिन ले किसी भी सकता है। और ए को देंगे और A से लेंगे। ठीक है, B पॉजिटिव जो होते हैं B। ठीक है, पॉजिटिव B पॉजिटिव को देंगे, B निगेटिव को देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने की थी। तो रक्त समूह का जो खोज है वो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। सर्वदाता रक्त समूह O पहले ही बताया गया, अभी जस्ट पहले। सर्वग्राही रक्त समूह AB जस्ट पहले बताया गया है। RH फैक्टर संबंधित है, ये रक्त से संबंधित है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो विभिन्न हो सकता है, यानी A हो सकता है। ठीक है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या फिर O हो सकता है। उसी प्रकार से RH फैक्टर भी ये क्या है? ये ब्लड से ही संबंधित है। और इसका भी जब हम किसी
एक इंसान का दूसरे इंसान का ब्लड चढ़ाते हैं तो वहाँ RH फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे नहीं होने से क्या होता है कि ब्लड का जो होता है स्टिमुलेशन हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड चढ़ाते वक्त केवल ब्लड ग्रुप की ही नहीं बल्कि ये RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किस ग्रंथि से? एड्रेनल ग्रंथि से। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो एड्रेनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी जो होता है वो रक्त को शुद्ध करता है। और वृक्क यानी किडनी का जो इकाई है वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो क्या है? डायलिसिस। तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है डायलिसिस होता है। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है। वृक्क का भार होता है तो 150 ग्राम होता है। वृक्क का जो भार होता है किडनी का वो 150 ग्राम होता है लगभग। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। याद रखेंगे, जो किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से कम जो होंगे वो एसिडिक होंगे यानी कि अम्लीय होंगे। 7 से अधिक जो होंगे वो बेसिक होंगे। ठीक है, तो ये 7.4 है यानी कि क्षारीय होगा। जिसका 7 से कम यानी कि 6 या 6.1, 2, 3 जो भी हो 7 से कम हो वो अम्लीय कहलाएगा। जो 7 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। 7 से जितना कम उतना ज़्यादा अम्लीय। ठीक है, यानी कि उसमें अम्लीयता का जो गुण होगा उतना ही अधिक होगा। जैसे कि 5 और 4 में 4 जो होगा अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से जितना अधिक वो उतना क्षारीय होगा। तो रक्त का जो मान होता है पीएच मान वो 7.4 होता है। तो रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके लिए अगर लग रहा हो आपको कि ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर ये जो वीडियो बनाया गया है ये रेलवे के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि रेलवे से संबंधित कोशिश किया जाएगा जितना ज़्यादा हो सके आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इस पे आपको मिलते रहेंगे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। ठीक है, तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है वो क्या कहलाती है? शिरा होती है। ठीक है, और हृदय से जो शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ठीक है, तो शिरा में जो है ध्यान समझिए, शिरा से शरीर से हृदय की ओर जो जाती है तो ये अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, और हृदय से शरीर की ओर जाएगा वो क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर जो होता है हृदय धड़कन का नियंत्रक होता है। जार्विक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 जो है वो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, और रक्त में कौन? तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और उसी के साथ क्या होता है? ये शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंच जाता है। पित्त होता है तो ये पित्त होता है तो ये पीला और हरे रंग का होता है। पीले हरे रंग का होता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का होता है। पित्त का पीएच मान होता है तो ये एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय ही होगा। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा होता है। ठीक है, तो पित्त जो होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है, लेकिन ये जो स्टोर होता है, भंडारित होता है, ये पित्ताशय में होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो ये विटामिन ए है। ध्यान से याद रखेंगे कि यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये कुत्ते के काटने से होता है।
ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो विषाणु द्वारा होता है। और ये हाइड्रोफोबिया रोग में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वो पानी से डरने लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है, जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है उस व्यक्ति को पानी से बहुत अधिक डर लगने लगता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन है तो क्या है, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। रानीखेत जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो ये किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। याद रखेंगे, जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहला जाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो कोशिकाओं का अध्ययन है क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो जो शैवाल की कोशिका बनी भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखेंगे, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठीक है, ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक ठोस में होता है और सबसे कम जो होता है हवा में होता है। याद रखेंगे, सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम हवा में होता है। ध्वनि की चाल होती है तो लगभग 760 मील प्रति घंटा होता है। ध्वनि की चाल जो होती है लगभग 760 मील प्रति घंटा होती है। और ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण होता है। वायु जो है ये अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो ये गैसों को गैसों में विलयन है। ठीक है, यानी गैसों का गैसों से मिश्रण है ये। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखेंगे कि हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का इकाई है डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 4.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वो 4.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो ये लगभग 9.46 इंटू 10⁻12। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। याद रखेंगे, किलोमीटर में होगा तो 10⁻12 होगा, अगर मीटर में आ गया तो 10⁻15 होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर जो है ये जड़ के रूपांतरण है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सवाल ऐसे भी आता है कि मूली के खाने योग्य भाग कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, फल आएगा, तना आएगा, जड़ आएगा, पत्ता आएगा, तो आपको जड़ मारना होगा। ठीक है, क्योंकि मूली जो है ये जड़ है, गाजर भी क्या है, जड़ है। तने का रूपांतरित भाग है आलू। आलू फल नहीं है, आलू भी क्या है, तना है। आलू और प्याज जो है दोनों के दोनों तने हैं। ठीक है, तो आलू के किस भाग को खाते हैं, तो तना को खाते हैं। प्याज के किस भाग को खाते हैं, तना को खाते हैं। मूली के किस भाग को खाते हैं, जड़ को खाते हैं। गाजर के किस भाग को खाते हैं, जड़ को खाते हैं। यहाँ देखते हैं प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो प्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए आगे, मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसे प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, 2 वंशानुगत रोग हैं तो वर्णांधता है और हीमोफीलिया है। ये हीमोफीलिया वही जिसमें रक्त का थाका नहीं बनता है। वर्णांधता, ठीक है, जिसमें रतौंधी जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो ये किसने किया, हेर्नर ने किया। ये 1876 में किया गया हेर्नर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णांधता रोग के बारे में हेर्नर ने बताया था।
एक वर्णांध व्यक्ति में पाचन करने की क्षमता नहीं होती है, पहचान करने की, सॉरी, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति वर्णांध होगा यानी कि वर्णों में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है, वर्णांध यानी कि वर्णों से अंधा, तो वो किस कलर में पहचान नहीं कर पाएगा, तो हरा एवं लाल में उसको अंतर नहीं पता चलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है कहाँ स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वजह से पेट के अंदर हम भोजन को आसानी से पचा पाते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। ठीक है, तो लाइकेन में कौन कौन सहजीवी होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख से ही आरंभ हो जाता है मनुष्य में पाचन। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में आरंभ होता है या होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन है। जो हमारे मुंह के अंदर लार पाया जाता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। और इसके अलावा मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो उंगली होती है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है। और मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है, 206 होती है। और जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। शिशुओं में कम से कम 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे हड्डियाँ आपस में संयुक्त होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, जिससे कि मनुष्य में हड्डियों की जो कुल संख्या है वो 206 बच जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम होता है। भोजन पचाने में एंजाइम बहुत मदद करता है। एंजाइम की रचना होती है तो ये अमीनो अम्ल से होती है। और मनुष्य के शरीर में या मनुष्य को कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो ये अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। ठीक है, तो पाचन में जब प्रोटीन जो भी हम ग्रहण करते हैं तो वो पचने के बाद किस में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज होता है। ठीक है, तो आहार नाल में स्टार्च जो होता है अंतिम रूप से माल्टोज में बदल जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, जैसा अभी बताया गया 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। कौन से, कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस जो हुए थी 1984 में, उसमें एक गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड उस गैस का नाम था। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो को काला हीरा तथा ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है, तो ये एड्रिनल जो होता है उसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो ये पत्ता होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, पत्तियों में होती है। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसकी वजह से, तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा हरित लवक के कारण, और पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है, यानी क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सी धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम उपस्थित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो पौधों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और उनके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो संतुलित रहता है। ठीक है, चूंकि CO2 जो है वो एक गर्म गैस है, ऑक्सीजन जो है वो ठंडा गैस है। यदि ब्रह्मांड में या पृथ्वी पे जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो
पृथ्वी का तापमान जो है असंतुलित हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये किससे, तो पौधों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है उसी से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो आज 123 प्रश्न को ही रहने देते हैं। आपको इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें 123 से आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में।